अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस सेशन में आप तमाम का इस्तेमाल करता हूँ, खैर मकदूम करता हूँ। बिलखुसूस हमारे आज के रिसोर्स पर्सन और हमारे काउंसलर डॉक्टर मोहसिना अंसारी मैम, इनका ताल्लुक शोबे तालीम और तरबियत से है। वहाँ पर वो हैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती है। आप जानते हैं इससे पहले भी काउंसलिंग सेशंस हुए थे तो मैम ने अपने खिदमत अंजाम दिए थे और काफ़ी उससे हमको आपको तमाम को जो है फायदा पहुंचा था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मरतबा भी आप उनसे जो है इस्तेफादा करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए मैम को फिर से मैम का इस्तेमाल करता हूं और मैम को दावत देता हूं कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। प्लीज मैम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम मैम, सब तो मेरा ताल्लुक दे दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज जो है इससे पहले कि मेरे ख्याल से 3 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं आपके, तो अब हम चौथा यूनिट देखने की जाएंगे, चौथे यूनिट की तरफ जाएंगे जिसका टॉपिक है मैथमेटिक्स फॉर ऑल। ठीक है, मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। विजिबल हो गया आप लोगों को? ठीक है, पीपीटी नजर आ रहा है ना ठीक से? यस मैम, यस। आज हम यूनिट नंबर 4 मैथमेटिक्स ऑल के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये जो यूनिट है। इसमें सबसे पहले 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि एक क्लासरूम, एक कमरे जमात में मुख्तलिफ किस्म के तलबा होते हैं, जैसे खुदादा सलाहियतों के हामिल तलबा यानी ज़हीन और फतीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, गिफ्टेड लर्नर जैसे कहते हैं वो है, और उनको कौन सी वो सरगर्मियां हैं जिनको करके हम उनको और बेहतर बना सकते हैं। और दूसरा जो है सुस्त रफ्तार या कमजोर तलबा है, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या खुसूसियात होते हैं और वो कौन सी सरगर्मियां हैं जिसको हम करके इन सुस्त रफ्तार तलबा की मदद कर सकते हैं, उनका मैथमेटिक्स जो है बेहतर बना सकते हैं। और तीसरा जो है डिसकैलकुलिया, ये एक किस्म की ये भी एक डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि बच्चों को कैलकुलेशन की तकलीफ होती है। इसके बारे में भी इन बच्चों की भी खुसूसियात को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनके लिए क्या सरगर्मियां एक टीचर कर सकता है। तो एक्चुअली क्या है, क्लासरूम में मैथमेटिक्स पढ़ाने से पहले एक मैथमेटिक्स टीचर को ये जो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के तलबा है इनकी खुसूसियात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये जानेंगे तभी उस तरह से वो अपनी क्लास को कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन से तलबा को किस तरह से पढ़ाने की जरूरत है, इसको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। सबसे पहले एक हम पिक्चर देख लेते हैं कि ये देखिए कि ये कमरे जमात होता है। कमरा जमात एक क्लासरूम होता है। क्लासरूम में कौन कौन से किस्म के तलबा पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे तेज रफ्तार भी इनकी तादाद जो होती है थोड़ी कम होती है, लेकिन तेज रफ्तार यानी जो कुछ भी उनको सिखाया जाता है वो जल्दी से कैच करते हैं। क्योंकि हमारा मैथ्स के बारे में पेडागोजी है तो मैं मैथ्स की बताती हूँ कि मैथ्स जब भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फौरन करते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट को कोई नया तसव्वुर सिखाया जा रहा है तो उसको भी बहुत जल्दी समझते हैं। ठीक है। और दूसरा तादाद सही, ये तादाद और तेज रफ्तार हो सकता है प्रैक्टिस करके भी तेज रफ्तार बने हो या खुदादाद सलाहियतों से, लेकिन जो खुदादाद सही होते हैं वो बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं। उनके अंदर एक ऐसी आईक्यू का स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा होता है, और मेमोरी अच्छी होती है, हाफिजा भी बहुत बेहतर होता है। तो क्या होता है कि वो चीजों को बहुत बेहतर समझ पाते हैं। कोई ऐसे भी खुदादाद सलाहियतों वाले तलबा होते हैं जो बिना पढ़ाए भी कॉन्सेप्ट उनको समझ में आते हैं। और रेयर केस के एग्जांपल जिसको हम ह्यूमन कंप्यूटर कहते हैं वो शकुंतला देवी है, जिसको किसी ने कुछ भी मैथ्स सिखाया नहीं था। वो बॉर्न की थी जिसको अपने आप से मैथ्स समझ में आ जाता था और वो बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करती थी। फिर तीसरी जो एक किस्म है वो सुस्त रफ्तार तलबा है। सुस्त रफ्तार तलबा यानी वो सीखते हैं, करते हैं, प्रैक्टिस करके सीखते हैं, लेकिन उनकी जो सीखने की जो रफ्तार होती है वो थोड़ी कम होती है। और पस्त ज़हन तलबा होते हैं, बस उनका ज़हन ही कमजोर होता है, तो वो क्या है चीजों को समझने में थोड़ी दुश्वारी पेश आती है। इस वजह से भी वो चाहे या तो सुस्त हो जाते हैं या पेपर कर सकते हैं। इसके अलावा उनके और सोचने की ये जरूरत है कि क्या उनको
उनको जितना निसाब दिया गया है उसके अलावा एक्स्ट्रा निसाब पढ़ाने की जरूरत है। आगे क्लासरूम के भी मवाद उनको सिखा सकते हैं, ये देखकर भी पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा उनको सिर्फ टेक्स्ट बुक पर महदूद ना करते हुए है ना, हवाला जात की कुतुब फराहम कर सकते हैं, जरीदे उनको दे सकते हैं, इंटरनेट पर जो मैथमेटिक्स के गेम्स होते हैं उनसे भी उनको पढ़ाया जा सकता है। और वो इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं तो उनको आजादी से पढ़ाने की भी सहूलत जा सकती है। अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस स्पीड दे कैन स्टडी। ऐसे तलबा के लिए और क्या कर सकते हैं कि हाँ, उनके लिए एक स्पेशल प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि वो कैटेगरी में कुछ तलबा पाए जाते हैं, उनकी प्लानिंग अलग से होनी चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, उस्ताद का काम है कि वो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो पढ़ाए। उसके अलावा दूसरे रियाजी क्लब में उनको ज्वाइन कराना, स्कूल के अलावा दूसरे इंटर स्कूल एक्टिविटीज में उनका पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उनके जहन का अच्छा इस्तेमाल होगा, वरना कहीं बच्चा अंडर यूटिलाइज होकर ना रह जाए। इसलिए उनको मुकाबलों में उनकी शिरकत करवाना और इसके अलावा उनको दूसरी जिम्मेदारियां भी देना। रियाजी क्लब की जिम्मेदारियों के साथ साथ उनको मोटिवेट ऐसे करना है कि उनके जहन का भरपूर इस्तेमाल हो सके। ठीक है। अब दूसरा क्या है, सुस्त रफ्तार तलबा। ये तलबा बिल्कुल उसके अपोजिट। कैसे? ये आम जो तलबा उनके साथ है उनसे उनकी जो सीखने की स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, वो कम होती है। ठीक है। और ये उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। वो हो सकता है कि उनके अंदर कुछ तग़ज़िये की कमी की वजह से भी उनकी जब बर्थ हुई है उसके बाद ही उनकी सीखने की कमी, सीखने में उनकी मासूरी पाई जाती है, या फिर उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई, या फिर हौसला अफजाई की उनके अंदर कमी हो, ज्यादा अच्छा से मोटिवेट नहीं किया गया, या ऐसे भी माहौल में बच्चे अच्छे होने के बावजूद क्या होता है, सुस्त रफ्तार हो जाते हैं, जहाँ पर डीमोटिवेट किया जाता है, तुम नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता है, या फिर जो भी है, या फिर ज्यादा खौफ में मुब्तला है कि मैथ तो मेरे बस की बात नहीं है, तो वैसे बच्चे भी मैथ को ठीक से नहीं कर पाते हैं और उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है, सुस्त हो जाती है। और ये सब क्या होते हैं, ऐसे बच्चों को सुस्त रफ्तार तलबा कहते हैं। ठीक है। और उनको मैथ सीखने के लिए बहरहाल दूसरे बच्चों की बनिस्बत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे तलबा को कैसे क्या कर सकते हैं, ऐसे तलबा की भी शनाख्त करना बहुत जरूरी है। पहले टीचर को इंटेलिजेंट बच्चों को अलग कर लेना है और बहुत जो सुस्त रफ्तार के तलबा है उनको भी अलग करना, क्योंकि एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट या एवरेज पढ़ने वाले मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्लासरूम में एवरेज है। इस तरह के तलबा की तादाद भी अलग होती है, तो इनको कैटेगराइज करना, इनको भी कोई अलग प्लानिंग करके या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर इनको दूसरे बच्चों के मुकाबले में बराबर लाने के लिए एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा मदद की जरूरत पड़ती है। अगर इनका बेसिक अच्छा नहीं है तो टीचर का काम है इनका बेसिक अच्छे से इम्प्रूव कर सकते, ठीक है, करें। और क्या होता है, इसके अलावा ज़हीनुद्दीन तलबा के ग्रुप में इनको शामिल करके वो ज़हीनुद्दीन तलबा या जो अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में बच्चे, उनके साथ बिठाएंगे तो उससे भी ये बहुत आसानी से सीखेंगे, क्योंकि अपने दोस्तों से पीयर जो लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया तलबा के लिए क्या सरगर्मियां हैं? डिस्कैल्कुलिया क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया भी एक ऐसी स्टूडेंट ऐसे तलबा होते हैं जिनको रियाजी के जो बुनियादी अवामिल है, जैसे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तक़सीम, तफरीक व जमा, ये सब करने के लिए भी बहुत दुश्वारी पेश आती है। छोटे छोटे मामूली भी मैथमेटिक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं, एदाद भी समझने में उनको मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है। ऐसे स्टूडेंट्स को डिस्कैल्कुलिया वाले स्टूडेंट या डिस्कैल्कुलिया वाले तलबा कहा जा सकता है। तो डिस्कैल्कुलिया की जो पहले आप बच्चों को ये भी देखने की जरूरत है कि वो डिस्कैल्कुलिया के शिकार है या सुस्त रफ्तार है। सारे बच्चे जो सुस्त रफ्तार है वो डिस्कैल्कुलिया के शिकार नहीं होते हैं, उनकी वजूहात बहुत अलग अलग होती है। यानी डिस्कैल्कुलिया एक अच्छा सा नुक्स है जिसकी वजह से वो बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को मैथ्स नहीं सिखाया जा सकता, इनको भी सिखाया जा सकता है। इसके वजूहात हो सकते हैं कि उनकी ज़हनी सलाहियत बिल्कुल गैर मुनासिब हो गई, या फिर वो जब या फिर कोई ऐसा फैमिली प्रेशर हो सकता है, या वो बहुत कमजोर हो सकते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो डिस्कैल्कुलिया शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अगेन टीचर को पहले तो डिस्कैल्कुलिया के शिकार तलबा को आइडेंटिफाई, उनकी निशानदही करने की जरूरत है। फिर उसके बाद उनको मुख्तलिफ अलग अलग ज़राइयों से, अलग अलग वसाइल से पढ़ाने की जरूरत है।
क्योंकि ऐसे तलबा को ना वेरिएशन की बहुत जरूरत है। अलग अलग एक्टिविटीज से पढ़ाएंगे तो वो उनकी दिलचस्पी को बरकरार रखेगा। अगर एक ही तरीके से लेक्चर मेथड से प्रैक्टिस ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड से अगर उनको मैथ्स करवा रहे हैं तो वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमेशा उनको चेंज होने की जरूरत है। और फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवा के ऑडियो विजुअल एड के थ्रू इस तरह के वसाइल फराहम करके भी हम उनको उनका जो ध्यान है, उनकी जो दिलचस्पी है उसको पैदा कर सकते हैं और बरकरार रख सकते हैं। और क्या है, जब भी लगता है उनके लिए तो आसान सवाल भी पेचीदा होते हैं तो उनको और मजीद आसान करने के लिए तोड़ें, एनालाइज करें और आसान करके वैसे स्टूडेंट्स को सिखाएं डिस्कैलकुलेट के शिकार। इजाफी वक्त और मदद, उनको क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत है, या फिर ब्रिज कोर्स जिसे कहते हैं उस तरह की कोर्सेस की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जहां टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने की मतलब फराहम कर सकते हैं उनको करेंगे। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि कितना भी वीक है बच्चा तो उसको अगर आप गेमिंग के फॉर्म में मैथमेटिकल्स गेम, मैथमेटिकल्स पजल्स की फॉर्म में सिखाते हैं तो उनकी दिलचस्पी पैदा हो जाती है, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद में जब पढ़ाते हैं उस वक्त इस तरह के बच्चों के लिए स्पेशली मुस्बित सीखने का माहौल बनाने की बहुत जरूरत है। वैसे भी टीचर अपनी क्लासों में मुस्बित माहौल को ही बनाकर रखे ताकि बच्चों के अंदर रियाजी का खौफ खत्म हो जाए, रियाजी की तरफ वो मुस्बित रवैया कायम कर सके। और इसके अलावा अगर उनके वालिदैन और ट्यूटर्स हैं उनके साथ में राब्ता कायम करके उनको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। और क्या डिस्कस करते रहेंगे तो टीचर्स और पेरेंट्स और ट्यूटर्स मिलाकर उस बच्चे की तरफ कुछ उसकी बेहतरी लाने में कारगर साबित हो सकती है। इस तरह की उनकी एसोसिएशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग। तो लर्निंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आते हैं और उम्मन दोनों को सेम ही समझा जाता है या फिर उनका इस्तेमाल भी एक दूसरे को सेम समझकर करते हैं, बट थोड़ा हल्का सा इसमें फर्क है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है ना, ये लर्निंग क्या है, इसमें भी ये पूरी की पूरी स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है। इसमें क्या होता है, पूरा स्टूडेंट्स ही सब कुछ करते हैं। एक ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप में अलग अलग टॉपिक्स में जो माहिर तलबा होते हैं एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत कसर में इंटेलिजेंट है, कोई बहुत अच्छा डेसिमल में इंटेलिजेंट है, या कोई बहुत अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर कोई ज्योमेट्री में बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो अपनी नॉलेज को एक दूसरे को शेयर करके वो सीखते हैं, सीख कर अपनी इंफॉर्मेशन को ये करते हैं, नॉलेज लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक ग्रुप से फिर दूसरे इधर उधर ग्रुप कर दिए जाते हैं, यानी कि इधर ग्रुप से एक ग्रुप से जो अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं उन तलबा को दूसरे ग्रुप में शामिल किया जाता है। दूसरे ग्रुप के तलबा से भी वो कुछ सीखते हैं और अपनी नॉलेज भी उनको देते हैं। तो इस तरह से 2-3 ग्रुप्स को बनाया जाता है और हर ग्रुप में हर एक बच्चे को एक एक परफॉर्मेंस, एक एक टॉपिक परफॉर्म करना होता है, बताना होता है, सिखाना होता है। तो इससे क्या होता है, एक तो वो खुद भी बहुत अच्छे से जो वो जानते हैं उसमें उनको अबूर हासिल होता है, वो बहुत अच्छा कंटेंट मास्टरी उनको मिल जाती है। अलावा उसके उनका बोलने का जो महारत होती है, कम्युनिकेशन स्किल वो बेहतर होती है। एक दूसरे को सिखाने, एक दूसरे के साथ काम करना, समझना, ये इस तरह की भी चीजें उनके अंदर डेवलप होती है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग ये है। अब उसके बाद में इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हैं, ये सारे स्टेप्स हैं। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरफ जाते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, टीचर का रोल है, टीचर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन या कोई प्रोजेक्ट बच्चों को देता है, ग्रुप में डिवाइड करता है। तो ये 3 एक्टिविटी होती है जिसमें दिए गए सवाल का जवाब या दिए गए प्रोजेक्ट को की तकमील करनी है। कैसे तकमील करनी है, ग्रुप में 6-7 बच्चे हैं, हर बच्चे का एक जिम्मेदारी होती है। हर एक बच्चा एक जिम्मेदारी से वो काम करता है। कोई सपोज प्रोजेक्ट है तो कोई कागज वगैरह जो सामान है वो उसको इकट्ठा करता है, कोई रिपोर्ट बनाता है, कोई मंसूबा तैयार करता है, कोई रिपोर्ट पढ़ता है, कोई इसको एक्सप्लेन करता है। टोटली वो सारे बच्चे मिलकर क्या करते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो ये टोटली एक टीम वर्क है। इससे भी एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की भी सलाहियत बच्चों में पैदा कर सकते हैं। और क्या होता है, इस तरह की एक्टिविटी से जो तलबा है इसमें ज़हीन, एवरेज और यानी कि औसत और पस्त रफ्तार वाले तलबा तीनों को शामिल किया जाता है ताकि तीनों एक दूसरे से अपनी नॉलेज शेयर कर सकें और पस्त रफ्तार वाले तलबा को औसत में लाया जा सके, औसत वाले तलबा को
ज्यादा ज़हीन बना सके। ठीक है, तो ये हो गया कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। अब देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब हम ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडिंग या चार्ज में हम ब्लेंड करते हैं ना, मसाला पीसते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक या दो तीन चीजों को मिलाकर हम ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, वो जो भी हमारा स्पाइस है वो और ज्यादा टेस्टी बनता है। ठीक उसी तरह से आज के जमाने के जो तालिबे इल्म हैं, इनकी जरूरियात भी मुख्तलिफ है, कंटेंट भी बहुत अलग अलग है। ठीक है, बेस्ड ऑन कंटेंट एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स कैसे हैं, तालिबे इल्म आज के कैसे हैं, उनकी जरूरियात क्या है, वो एक तरह के टीचिंग मेथोडोलॉजी से नहीं सीख सकते। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग किस्म की टीचिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है, कभी क्लासरूम में, कभी ऑडियो विजुअल से, कभी उनको सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, या फिर क्या कहते हैं उसको, जैसे उनको हम कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके, जिसमें उनको खुद कंप्यूटर के थ्रू पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, वो अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तरीके से सीखकर अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्लेंडेड। यानी देखिए, अब एक टॉपिक है जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय क्लास में उनको एक कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन पैकेज बनाकर दे दें। उससे क्या होगा, वो घर पर ही रहकर अपने जो भी बस अवेलेबल कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो उससे थ्रू वो अपना पैकेज कंप्लीट करके आ जाएंगे। फिर जब क्लासरूम में आ जाएंगे तो उनके पास साथ में प्रॉब्लम्स अगर डिस्कस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हो गया तीन मुख्तलिफ किस्म के तलबा, और उनको किस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं, जो अगर बहुत वीक है तो, और फिर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनको और ज्यादा कैसे बेहतर बना सकते हैं, और उनको उनकी ज़हानत का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने वो देखा। और वो तीनों टेक्निक को देखा, जिसमें कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव और ब्लेंडेड लर्निंग, ये तीन मुख्तलिफ किस्म के लर्निंग से, जिसके वो तीनों किस्म के तलबा, कमजोर, औसत और ज़हीन, ये तीनों तलबा को बहुत अच्छी तरह से यकसानियत के साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है हमने जाना। अब वो एक्टिविटीज को देखेंगे जिसकी वजह से मैथमेटिक्स को और ज्यादा क्या कहते हैं, एनरिच किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। अब उसमें जो अभी तक हमने देखा, वो लर्निंग से बच्चा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन सीख गया। ठीक है, लेकिन बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा करना, बच्चे का मैथमेटिक्स की तरफ एटीट्यूड पैदा करना, बच्चे की इंटरेस्ट बढ़ाना, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स पैदा करना, ये तमाम चीजों के लिए हमें कुछ और सरगर्मियां करने की जरूरत है, क्लासरूम की एक्टिविटीज के अलावा ये क्लासरूम से बाहर वाली एक्टिविटीज। ठीक है, ये कौन सी? सबसे पहले मैथमेटिक्स फेयर या रियाजी मेला। ठीक है, आप लोग एग्जीबिशन या मेला अपने स्कूल में कंडक्ट करवाते हैं? अब्दुल, हाजिरा, तन्वी, जी कराते हैं। अच्छा, आप कौन सी एक्टिविटीज करवाते हैं? क्या मैथमेटिक्स फेयर करवाते हैं आप स्कूल में सालाना एक दफा? जी, मैथ्स के और साइंस के भी कराते हैं। साइंस के ज्यादा करते होंगे, मैथ्स के कम करते हैं। ठीक है, और जी मैं समझ गई। अब्दुल मैम, आप करवाते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली कुछ करवा रहे हैं या नहीं, इस वजह से पूछ रही हूँ। तनवीर मैम, हाजिरा मैम, खालिद सर एंड अदर्स। ठीक है, एनीहाउ ठीक है। तो मैथमेटिक्स फेयर क्या होता है? मैथमेटिक्स फेयर एक ऐसी यानी नुमाइश समझ लीजिएगा
जिसमें या मेला समझ लीजिएगा, जिसमें क्या होता है मैथमेटिक्स के मॉडल्स बनाकर या मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, मैथमेटिक्स डिफरेंट मैथमेटिशियंस के बारे में बताया जाता है। तो क्या करते हैं, ऐसे फेयर होते हैं ना, मेला होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग मॉडल्स को स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, फिर स्टूडेंट्स ही कम्युनिकेट करते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, इस तस्वीर का क्या मतलब है, उसको वजाहत देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। और अक्सर या फिर क्या करते हैं, अगर कोई मैथमेटिशियन के बारे में वो बता रहे हैं तो उनकी ज़बान याद बताते हैं, उनकी फाइंडिंग्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशन सब कुछ डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है, उनके अंदर वो कम्युनिकेशन का जज्बा पैदा होता है। जो बताने वाले तलबा है उनके अंदर, क्योंकि वो पहले से उस कॉन्सेप्ट के बारे में गहराई और गहराई से समझते हैं, समझ कर ही दूसरों को बताते हैं। इस तरह से उनकी जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसके अलावा उनके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है, मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लगता है, बोरिंग नहीं लगने लगता है। इस तरह के मेले का अगर इनेकाद करवाते हैं तो मैथ्स में दिलचस्पी उनकी बढ़ती है। अब उनको देखने वाले जो तलबा है, दूसरे जो तलबा है उनको देख रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं भी किए हैं, उनके अंदर भी मोटिवेशन, एक हौसला अफजाई पैदा होती है कि हम भी क्यों ना करें, हम भी इस मैथ्स को इतना अच्छे से समझ कर वो बता सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो इस तरह से हम उनके अंदर इंटरेस्ट, शौक पैदा कर सकते हैं, दिलचस्पी उनके अंदर ला सकते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटी जैसे क्या कह सकते हैं, इंटरैक्टिव नुमाइशें हो सकती हैं, पेशकश और मुजाहरे हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स होती हैं, रियाजी की पहेलियां हो सकती हैं, रियाजी के गेम्स हो सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट शोबे होते हैं ना, इंजीनियरिंग के मॉडल्स पेश कर सकते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ किया जा सकता है, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा अच्छी तरह से बच्चों में क्लियर करने के लिए इस तरह के मेले का इनेकाद किया जा सकता है। ठीक है, तो रियाजी के मेले का मकसद तलबा की रियाजी को खूबसूरत और प्रैक्टिकली कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं कि बैंक का प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो बैंकिंग सिस्टम में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से या फिर अमली तौर पर बैंक में जाने के बाद में एग्जैक्टली वो कौन कौन से मरहले से गुजरते हैं, किस तरह से डेबिट क्रेडिट होता है। अगर हम ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं अपने रियाजी मेलों में, तो वो बच्चों को बहुत आसानी से चीजें भी समझ में आ जाएंगी और उनका इंटरेस्ट भी, दिलचस्पी भी बढ़ेगा और लगेगा कि मैथ्स भी बहुत अच्छा लाइफ सब्जेक्ट है, हमें इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब भी रियाजी का इनेकाद होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है, और उस्ताद का इसमें रोल क्या है कि कैसे प्लान करना, कैसे पढ़ा, रियाजी के मेले को कैसे इनेकाद किया जाता है, ये सब गाइड करने का काम उस्ताद का है। प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बच्चे ले रहे हैं ये देखने का काम भी उस्ताद का है। तो उस्ताद का काम यहाँ रहबरी का होगा, वो देखेंगे, रहनुमाई करेंगे बच्चों की, और बच्चों को प्रैक्टिकली सब कुछ करना होगा। अलग अलग कमेटी बनाए जाएंगे मुख्तलिफ तरह की, और उन कमेटियों से पहले एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। हो सकता है अगर एक स्कूल थोड़ी सतह अच्छी है, स्कूल की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, तो सिर्फ अपने स्कूल तक महदूद ना होते हुए क्या कर सकते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चों को भी इनवाइट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, दूसरे स्कूल के बच्चे भी मोटिवेट होंगे और यहाँ एक स्कूल के बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि हमें इस तरह से एग्जिबिट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और इसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं सीखते हैं, मैथमेटिक्स की खूबसूरती उनको समझ में आ जाती है, उसका एस्थेटिक सेंस, उसकी ब्यूटी उसको समझ में आती है। ठीक है, दूसरा हो गया मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये मैथमेटिक्स के अंदर दिलचस्पी भी बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स के लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए, इससे क्या फायदा है, इस मैथमेटिक्स पढ़ने से कितना फायदा है, मैथमेटिक्स पढ़ने से स्कॉलरशिप मिलेगी, इज्जत, नाम, बहुत कुछ हो सकता है। और वो कैसे होगा, वो ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं। ये किस तरह की 3-4 लेवल की होती है। एक तो इंटरनेशनल लेवल की होती है, जिसमें फिर दूसरी होती है नेशनल लेवल की ओलंपियाड्स होती हैं, और तीसरी जो है रीजनल लेवल की होती है, और स्कूल लेवल की भी होती है। ठीक है, तो अब बच्चा क्या करता है, एग्जाम देता है। तो आजकल तो ओलंपियाड के एग्जाम्स चलवाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। आपके स्कूल्स में ओलंपियाड होते हैं, क्योंकि वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट है।
फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ओलंपियाड के एग्जाम्स चल रहे हैं। आप जानते हैं, आप कभी आपने ओलंपियाड एग्जाम के बारे में सुना है? सुना है। तो आपके स्कूल्स में तो नहीं होते, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इनेकाद होता है? नहीं होता, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में तो होता है। ठीक है, तो वो स्कूली सतह पर तो जब जैसा जैसा बच्चा परफॉर्म करता है वैसे वैसे उसको बहुत अच्छा उनका निजाम है ओलंपियाड एग्जाम्स का, कि अगर बच्चा सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स लेता है स्कूल में, पहले वो बहुत अच्छे से मार्क्स लेने के बाद में जो है ओलंपियाड की जो एग्जाम्स होती हैं जिसमें बच्चा परफॉर्म करता है, जब वो एग्जाम सबके साथ एक वक्त होता है, मुकर्ररा वक्त पर सारे बच्चे वो एग्जाम देते हैं। देने के बाद उनके जितने मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर अगर वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको पहले तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दी जाती है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से भी एक तरह की हौसला अफजाई होती है बच्चों की, उनको ज्यादा पढ़ने में, वो मैथ्स पढ़ने में दिलचस्पी उनकी पैदा की जा सकती है, बरकरार रखी जा सकती है, बढ़ा भी जा सकती है। फिर उसके बाद क्या है, और अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो स्कूल लेवल पर उसको टॉप रैंक आ जाता है, वो फर्स्ट रैंक आता है। फिर उसके बाद और भी अगर अच्छे परफॉर्मेंस है सारे स्कूल्स में तो वो रीजनल लेवल पर उसको गोल्ड मेडल मिलता है। फिर वो अगर रीजनल लेवल से भी वो स्टेट लेवल और फिर इस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचता है। इसमें बहुत सारी रकम की भी शायद स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी पढ़ाई भी आगे की बहुत सारी अच्छी बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं, बहुत रास्ते खुल जाते हैं। तो ये इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, जो सवाल जो क्लास में जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है उसके अलावा तो और थोड़े से बेसिक्स जो उनकी क्लास के रिस्पेक्टिव क्लास के हिसाब से उनको बेसिक्स अच्छे स्ट्रॉन्ग करने के लिए उससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है और ये सब कुछ है। इसमें हिंदुस्तान में वो रियाजी ओलंपियाड का इनेकाद किया जाता है, ये 16 हिस्सों में बांटा जाता है। और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी रियाजी का ओलंपियाड 4 अलग-अलग मरहलों में होता है। ये सारी तफसीलात आपके ऑलरेडी एसएलएम में मौजूद है। ठीक है, अब उसके अलावा क्या होता है, मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट एनसीईआरटी जो है ये इसका इनेकाद करते हैं। जैसे साइंस का साइंस सर्च टेस्ट होता है, टैलेंट सर्च टेस्ट होता है, उसी तरह से मैथमेटिक्स का भी एनसीईआरटी वाले टेस्ट का इनेकाद करते हैं। उसमें अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, और फिर सर्टिफिकेट्स मिलती हैं, अप्रिसिएशन होता है, उनका नाम शोहरत होता है। इसकी वजह से वो भी मोटिवेट हो जाते हैं और दूसरे बच्चे उनको देखने वाले भी काफी मोटिवेट होते हैं, मैथ्स में उनकी दिलचस्पी पैदा होती है। ये सब कुछ करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चों के अंदर मैथ्स की तरफ मज़बूत रवैया पैदा किया जाए, मैथ्स से वो खौफजदा ना हो, उसको सीखे, समझ जाए कि उसकी क्या अफादियत है, रोजमर्रा जिंदगी में मैथ्स की क्या अहमियत है, क्या जरूरत है। और जब ये सब कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात से मैथ्स का जो हमारा लेवल है वो काफी अच्छा बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी मारूजी सवालात होते हैं, ओपन क्वेश्चंस भी होते हैं और ये दोनों के मिक्स होते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चीज देखने की कोशिश करते हैं रियाजी का किट। रियाजी का किट क्या है? रियाजी का किट क्या है? रियाजी का किट यानी स्कूल में उमूमन ये तमाम चीजें अक्सर मौजूद होती हैं और अगर नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है। ये तमाम चीजें स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर के पास होना जरूरी है। क्या क्या होता है इसमें? एक तो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें सारी ज्योमेट्री के बॉक्स, क्योंकि ज्योमेट्री तो सिखाना पड़ता है। एबेकस होता है, पिन बोर्ड होता है, बहुत सारी प्लेस वैल्यू किट होता है जिसमें हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा सकते हैं। एबेकस होता है जिससे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें सिखाने के लिए, और भी दूसरे पजल्स हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक से किस तरह से अलग अलग तरह की पिक्चर्स बना सकते हैं बच्चे, और स्क्वायर्स हैं, सेट स्क्वायर्स हैं और सॉलिड्स है,
3 डायमेंशनल फिगर्स है और फ्रैक्शन बोर्ड है, स्क्वायर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं बेस्ड ऑन साइज लेवल ऑफ द क्लास। बच्चा अगर छोटी क्लास की मैथमेटिक्स के लिए ये बहुत काफी है, एक आइडियल चीजें हैं मैथमेटिक्स के। मिनिमम इतना किट तो होना चाहिए मैथमेटिक्स टीचर के पास। आप लोगों के पास मैथमेटिक्स की अवेलेबल है? नहीं है तो फिर आप कैसे ज्योमेट्री पढ़ाते हैं? सर प्राइमरी स्कूल है ना मैडम, प्राइमरी स्कूल में भी ज्योमेट्री की जरूरत, ज्योमेट्री बॉक्स की तो मिनिमम जरूरत है, बिना उसके तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। ज्योमेट्री का तो सब पास्कल है, 2D 3D शेप्स बोल के जी है, लेकिन आप अगर उनको ये तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए अगर बताएंगे तो वो ज्यादा और बेहतर अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप कम से कम एक ज्योमेट्री बॉक्स कर दो। जी पास्कल का इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते, हो सके भी थर्ड स्टैंडर्ड में तो नहीं करते। ठीक है, लेकिन एक ज्योमेट्री बॉक्स हर मैथमेटिक्स टीचर के पास होना बहुत जरूरी है। ये मैथमेटिक्स टीचर का टूल है, किट है, ये टीचर के पास होना जरूरी है। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या और देखिए, सेट स्क्वायर्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स रेफरेंस बुक्स होते हैं, यानी अलग अलग, सिर्फ मैथ्स का जो टेक्स्ट बुक है उतना काफी नहीं होता है, उनको और एक्स्ट्रा नॉलेज हमें देनी है तो उसके लिए हमें रेफरेंस बुक्स को रेफर करने की बहुत जरूरत है। और उसके अलावा आजकल ना टेबल्स की बुक्स आई है, फॉर्मूले की बुक्स आई है। ये सारी किताबें अगर मैथमेटिक्स में मौजूद है तो वो टीचर को हमेशा मददगार साबित होती है और उसका इस्तेमाल हम बच्चों को भी करवा सकते हैं। ठीक है, और स्टॉप वॉच होने की जरूरत है, मैथ्स कैलकुलेशन का जो है स्पीड, टाइम, ये सब सेट करने के लिए स्टॉप वॉच की जरूरत है, फ्लैश कार्ड्स की जरूरत है, ताकि वो मैथमेटिक्स फॉर्मूले वगैरह फ्लैश कार्ड्स में है तो क्विकली तमाम चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जो भी सीखना है वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं अगर उनके पास हैंडआउट्स हैं, अगर फ्लैश कार्ड्स हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रियाजी की तजुर्बा। रियाजी की तजुर्बा कैसे दिखती है देख लीजिए आप। रियाजी की तजुर्बा में क्या क्या होता है? रेफरेंस बुक्स, अगेन विजुअल डिस्प्लेस होता है, मैनिपुलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं, या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के लिए वर्क स्टेशंस होते हैं, वर्कशीट्स होते हैं। ये देख लीजिए, एक आइडियल मैथमेटिक्स लैब जो मुझे मिली, मुझे यही सबसे बेहतर लगी क्योंकि ये हिंदुस्तान की। तो इसमें क्या है? बुक्स है, और फिर क्या है? मैथमेटिशियंस की बायोग्राफीज, की फोटोज, इससे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं बच्चे। ये सब मैथमेटिशियन ऐसा दिखता है, यूक्लिड ऐसा नजर आते हैं, शकुंतला देवी हम में से ही है, हमारे कंट्री से है, और इन्होंने इतना अच्छा मैथ्स किया। उसके बारे में जब फाइंडिंग्स, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी अप्स एंड डाउन्स, वो जब पढ़ते हैं तो दैट आल्सो मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू लर्न मैथ्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए बुलेटिन बोर्ड्स भी रखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स की भी परफॉर्म्ड एक्टिविटीज, उनके भी प्रोजेक्ट, चार्ट्स जो भी वो बनाए हैं उसको डिस्प्ले किया है। अलावा उसके मॉडल्स रखे हैं और पजल्स हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल पजल्स, मैथमेटिकल गेम्स हैं। वो पढ़ने में मैथमेटिक्स की तरफ उनकी दिलचस्पी भी पैदा होती है, और साथ में क्या होता है कि वो खुद जब चीजों को छू कर पकड़ कर करते हैं, क्योंकि मैथ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, जब तक उसे कॉन्क्रीट बनाया नहीं जाए वो एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बैठता है। तो हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं तो वो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उसको अगर कॉन्क्रीट का सपोर्ट मिलता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट बहुत आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ रेफरेंस की बुक्स रखी हैं, टेबल्स हैं, वो सारी चीजें रखी हैं जिसमें बच्चे बैठकर सुकून से मैथमेटिक्स से रिलेटेड तमाम जो आसपास की उनकी चीजें हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड अशिया हैं, वही प्रोजेक्ट्स हैं, वही 3D मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं, या फिर उनको भी अगर कोई प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं तो हम उनको भी यहाँ तजुर्बा गाहों में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रियाजी क्लब या मैथमेटिक्स क्लब। अभी क्लब क्या होता है? एक ग्रुप होता है, ठीक है, वो भी कैसा मुनज़्ज़म ग्रुप, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स ग्रुप। अब वो क्या क्या करते हैं? क्लासरूम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। एक्टिविटीज किस तरह की? जिसमें बच्चे डिस्कस कर सकें, कोई एक टॉपिक रखा जाता है,
कोई एक मैथमेटिशियन के बारे में डिस्कशन होता है, या नई कोई इन्वेंशन हुई है, या कोई नई डिस्कवरी हुई, नया फॉर्मूला आया है, या फिर मौजूदा कॉन्सेप्ट्स को भी और ज्यादा बेहतर तरीके से अलग अलग। टीचर की क्लास में क्या होता है, अक्सर टीचर ही बताते हैं और बच्चे खामोशी से सुनते हैं, लेकिन इस क्लब के में क्या होता है, बच्चों को भी मौका मिलेगा, वो भी उनको किस तरह से बेहतर समझे हैं, क्या उनके पास कुछ और सारी मालूमात है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कि वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो खुद से अपने आप से इनिशिएटिव लेते हैं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, और ताकि उनको जो भी वो सीख रहे हैं और ज्यादा बेहतर सीख सके, उनको अच्छे से थॉरो नॉलेज हासिल हो सके, ठीक है। इससे क्या होता है, टीचर को भी पता चलता है कि बच्चे कौन है, कौन से बच्चे कितना इंटरेस्ट रख रहे हैं मैथमेटिक्स। वो क्या करेंगे, छोटी छोटी जो स्टोरीज आ रही हैं या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है और वो कहीं न्यूज़पेपर में या जर्नल्स में, जरीदों में पढ़कर आ रहे हैं, उसको भी वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स क्लब में होता क्या है, मैथमेटिक्स क्लब में मीटिंग्स होती हैं जिसमें डिस्कशन होता है, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की राय एक्सचेंज की जाती है। ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बच्चे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं। एक प्रॉब्लम दिया जाता है जिसमें सारे बच्चे अलग अलग तरह से क्रिटिकली सोचकर या लॉजिकली सोचकर या क्रिएटिविटी उनके अंदर डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम दिया जाता है और वो बच्चे क्या करते हैं, आराम से बैठकर उन तमाम चीजों को अलग अलग अपने अपने स्पीड से, अपने अपने तरीकों से हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप्स करवाए जाते हैं या प्रेजेंटेशंस करवाए जाते हैं। वर्कशॉप्स में उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज सिखाई जाती है। एक्टिविटीज कैसी, 3D मॉडल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर वो उनको बताया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3D मॉडल एंड 2D मॉडल, या 2D 2 डायमेंशनल फिगर में और 3 डायमेंशनल फिगर में क्या फर्क है, मिसाल के तौर पर। तो वो अगर वो उसको करके सीखते हैं तो उनके अंदर दिलचस्पी भी पैदा होती है, और वैसे भी क्या होता है, प्रेजेंटेशन देते देते भी वो बहुत ज्यादा माहिर हो जाते हैं, जो कंटेंट है उसमें माहिर हो जाते हैं, उनको कंटेंट मास्टरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंपटीशन करवा सकते हैं, मुकाबले का इनेकाद कर सकते हैं मैथमेटिक्स क्लब में, जिसमें क्या करते हैं, कुछ एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें वो या तो फिर ऑब्जेक्टिव कोई टेस्ट पेपर रखा जाता है, अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम टेस्ट, उस तरह का मुकाबला होता है, क्विज़ेस हो सकते हैं, तो उससे भी उनके अंदर कंपटीशन जो है मैथमेटिक्स को अच्छा पढ़ाने की तरफ रागिब कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर ये कोई अच्छे रिसोर्स पर्सन है, मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उस पर कोई काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के कोई प्रोफेसर हैं या फिर रिसोर्स पर्सन है, स्कॉलर है, तो उनको भी हम बुलाकर अपने क्लब में वो अपनी जो प्रेजेंटेशन देते हैं अपने लेक्चर्स के थ्रू मैथमेटिक्स के बारे में, नए कॉन्सेप्ट के बारे में, नई इजादात के बारे में, एडवांस करंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और क्या है, इसके अलावा उनको फील्ड ट्रिप, कोई मैथमेटिशियन की अगर आर्ट गैलरी है या फिर मैथमेटिशियन की कोई मैथमेटिशियंस की डिफरेंट म्यूजियम्स है तो वहां ले जा सकते हैं। बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जहां मैथमेटिक्स के अलग कॉर्नर्स होते हैं, इन्वेंशंस जहां दिखाई जाती हैं या फिर मॉडल्स रखे जाते हैं, तो उन सबको भी दिखा के बच्चों को ज्यादा मोटिवेट किया जा सकता है क्लब। और रियाजी के गेम्स होते हैं, मैथमेटिकल गेम्स, मैथमेटिकल पजल्स, इन सब चीजों को भी सिखाया जाता है। और फिर कम्युनिटी सर्विस या आउटरीच करवा के भी उनके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है। लास्ट में एक टॉपिक है कि रियाजी के दिन मुस्बित रवैये को फरोग देने के तरीके या रियाजी की खौफ को दूर करना, दोनों एक ही है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों के अंदर पैदा किया जाए। सबसे पहले मैथमेटिक्स टीचर का रोल है कि वो जो मैथमेटिक्स टीचर को लेकर बच्चों के अंदर खौफ है उसको खत्म करना। क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स का खौफ मैथमेटिक्स के टीचर्स की वजह से भी हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स टीचर आते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके हाथ में इतनी मोटी किताब होती है, एक लंबा डंडा होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर खौफ पैदा हो रहा है। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले मैथमेटिक्स टीचर को, रियाजी के टीचर को बिल्कुल प्लेजेंट बिहेवियर रखना है, जॉयफुल मूड रखना है, रिस्पेक्ट ऑफ योर टेंशन एंड वरीज। अभी सिलेबस तो पढ़ाना है, कंटेंट तो कंप्लीट करना है, तो हम क्यों ना खुशी खुशी कंप्लीट करें, क्यों ना हम इसको क्या कहते हैं, जो एंजॉय करते हुए कंप्लीट करें, है ना। अब हमारा काम है ही ये, हमें इसको प्लेजेंट बनाकर बहुत अच्छे से सादगी से बनाकर कर सकते हैं। एक मिनट।
मैथमेटिक्स के जो टीचर होते हैं उन्मूमन उनका जो परसेप्शन है, उनका जो उनके बारे में जो सीख रहे हैं, उनके बारे में जो सोचते हैं टीचर्स या बच्चे या माहौल समाज, वो एक अलग, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, वो कोई गुस्से वाले स्ट्रिक्ट नहीं होते। बच्चे मैथ्स नहीं करते इसलिए चिढ़के वो गुस्सा दिखाते हैं और कुछ नहीं। अब बच्चे मैथ्स क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं रीजन जो है हमारा पैदा किया हुआ खौफ तो नहीं है। तो अब उनको ऐसा क्या हम करें कि जिसके वजह से उनके अंदर मुस्बित रवैया पैदा। सबसे पहले तो उनके अंदर रोजमर्रा जिंदगी से मैथ्स जुड़ा हुआ है, ये जोड़ जो है, ये जो इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स की, अफादियत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या है, अगर हम क्लियर कर देंगे तो बच्चे उसको पढ़ेंगे। अब वो जबान किस लिए सीखते हैं? क्योंकि बिना जबान के वो बोल नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे वो एग्जैक्टली किस उनको क्या चाहिए या क्या उनको बताना है, तो वो सीख रहे हैं। उसी तरह से मैथ्स भी उतना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। हर मोड़ पे, हर मोमेंट पे उसका काम है। ज्योमेट्री का कहीं है, कहीं अलजेब्रा का है, कहीं अरिथमेटिक का है। ये हमें उनके अंदर वो पैदा करना है। हर वक्त अपने कंटेंट को रोजमर्रा जिंदगी के कंटेंट के साथ जोड़ना है, तो तब जाकर उनके अंदर मुस्बित रवैया पैदा होगा, वो सीखने की तरफ आमादा होगा। तो ना हम क्यों सीखे? हर चीज सीखने का क्या फायदा है? बच्चे इस तरह से पूछ रहे भी हैं। कल वाली क्लास में कोई टीचर कह भी रहे थे कि a+b ब्रैकेट स्क्वायर का क्या मतलब है, क्यों पढ़ना, उसका क्या है जिंदगी में रोल, ये पूछ रहे हैं। तो हम मैथ्स को कोशिश करके रोजमर्रा जिंदगी से इतना जोड़े कि बच्चों को लगे कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो मजबूरी पे से ही उसकी तरफ उनका मुस्बित रवैया पैदा हो। फिर उसके अलावा एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है, सवाल पूछना है, जवाब देना है, उनकी हौसला अफजाई करना है, गलत जवाब की भी ऐसी हौसला अफजाई करना है कि वो दोबारा फिर सवाल पूछ सके, जवाब भी दे सके। तो उनको उस तरह सवाल पूछने पर भी नहीं डांटना, गलत जवाब देने पर भी नहीं डांटना, समझा के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्लासरूम में पैदा करना है, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जिससे क्या होगा, उनको पढ़ने की तरफ ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट, हकीकी जिंदगी की मिसालों के जरिए सिखाए। वो जो भी मिसालें आप देंगे उन मिसालों में उनको शामिल करना है, वो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत आसानी से वो उनको लगेगा कि अपना ही है। जब कोई अपना लगता है तो उसी की तरफ पॉजिटिव रवैया जो है इख्तियार करते हैं। और उसके अलावा हैंड्स ऑन सरगर्मियां, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को भी करा के इस्तेमाल करते हुए भी, यानी इंटरैक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करके अगर उनको सिखाएंगे तब उनको सीखने में मजा आएगा। नेक्स्ट क्या है, मसला हल करने की हौसला अफजाई करना। क्योंकि जब मसला हल कर रहे हैं तो आपका काम जल्दी से उनको सिखा देना नहीं, वो किस तरह से कर रहे हैं उसके बीच में उनको फैसिलिटेट करते जाना है। नेक्स्ट, अगर कोई स्टेप नहीं आ रहा है तो वो स्टेप सिखाना है, लेकिन उससे करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी ऐसा फीडबैक देना जिससे वो सीखे, कुछ डरे नहीं या फिर घबराए नहीं, या फिर नेक्स्ट कोई सवाल पूछना या कुछ बोलने से या सवाल पूछना या जवाब देने से डरे नहीं। इस तरह पॉजिटिव विदाउट पर्सनल जजमेंट के उनको कंस्ट्रक्टिव यानी कुछ फायदा हासिल हो सके, वो कुछ जान सके, सीख सके, वैसा उनको फीडबैक देना चाहिए ताकि उनको नेक्स्ट सीखने में मोटिवेशन मिले। फिर रियाजी को लुत्फ बनाए, उसको क्या कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाना है। इंटरेस्टिंग कैसे बढ़ाना है? सारे कंटेंट को तो हम इंटरेस्टिंग पढ़ा के नहीं पढ़ा सकते, जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स चुनने हैं जिसकी हम गेम्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, जिसमें हम पजल्स का इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज दें जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करके और क्रिटिकली सोच के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक मजेदार उनके लिए गेम हो जाएगा और वो सीखने में दिलचस्पी उनकी बढ़ेगी और उनका जो मनफी रवैया है, डर है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी वो सीख रहे हैं वो उनकी जिंदगी में कैसा काम आ रहा है वो भी हमें दिखाना है। जैसे टाइम देखना, आपने बच्चे ना तो टाइम देखना सिखा दिया, जैसे टाइम देखना सिखाया उसका कितना फायदा है, वक्त पर उठना, बैठना, सबको टाइम बताना, ये हम उनको बता सकते हैं। और उसके बाद रियाजी दानों और रोल मॉडल्स की नुमाइश करें। रियाजी दानों के बारे में अगर हम उनकी ज़माना हयात को डिस्कस करेंगे, उनकी फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे, कितनी सारी मुश्किलात के साथ उन्होंने ये इन्वेंशन की, कितने सारे दुश्वारियों के साथ उन्होंने ये डिस्कवरी की, इसका इजाद ऐसा हुआ। जब ये तरह की चीजें बच्चों के साथ डिस्कस की जाएंगी तो जाहिर सी बात है उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी।
और हमेशा समान हयात से ही जिंदगियों को बदला जा सकता है। इसलिए जब बच्चे बड़े होते हैं एडोलेसेंस एज में, उनको मुख्तलिफ अच्छे लोगों की समान हयात, अच्छे आइडियल लोगों या फिर नेक सूफियों की या प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समान हयात जो उनकी जो जिंदगी है उसको दिखाया जाता है। उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर ना हीरो वर्शिपिंग डेवलप होती रहती है, वो सीख जाते हैं और उनको अपना हीरो बनाकर, उनको रोल मॉडल बनाकर फिर वो उस इल्म की तरफ भी राग़िब हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ कमजोरी है, कुछ बात है, कुछ बच्चों के अंदर बहुत ही कुछ प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो उसलिए हम वालिदैन के साथ भी इंटरेक्शन में रहें। अब ये रियाजी को, ये सारे मुस्बत रवैये को दूर करके हम क्या कर सकते हैं, रियाजी के खौफ को दूर कर सकते हैं। ठीक है, मुस्बत रवैया अगर डेवलप हो जाएगा तो रियाजी का खौफ दूर हो जाएगा। रियाजी के खौफ को दूर करना है तो पहले टीचर ये सेंटेंस का इस्तेमाल कतई ना करें कि इल्म रियाजी जो है, मैथमेटिक्स मजमून जो है बहुत मुश्किल है। दूसरे मजमून को तो आप कैसे भी संभाल लेंगे, लेकिन मैथ्स के लिए आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, मैथ्स को ट्यूशन लगाने की जरूरत है, मैथ्स को अभी एडमिट हो रहे हैं, हम क्लास खत्म करें। तो जो है मैथमेटिक्स को सीखने की जरूरत है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये सेंटेंसेस की वजह से ही मैथ्स की तरफ डर पैदा होता है, तो इसको अवॉइड करें मैथमेटिक्स का। और जो जनरल स्टेटमेंट्स है, दकियानूसी ख्यालात है मैथ्स को लेकर के, मैथ्स बहुत मुश्किल मजमून है, मैथ्स सिर्फ लड़कों का मजमून है, लड़कियों का नहीं है, इस तरह के दकियानूसी स्टेटमेंट्स को भी अवॉइड करें और बच्चों को क्लियरली रैशनलाइज करके रीजन के साथ बताएं कि मैथ्स जो है मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है। इसके भी दूसरे मजमूनों की जैसा एक मजमून है, बल्कि ये मजमून ऐसा मजमून है जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। ठीक है, तो और कुछ आपको डिस्कशन करना है तो सवाल पूछिए, अदरवाइज हम क्लास में यूट्यूब चैनल तालीमी, तकनीकी, तहकीकी बसीरत, तहरीकी और तंजीमी वीडियोस फराहम करता है। मज़ीद बसीरत हासिल करने के और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।